नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 26वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड के बाद मेरे कुछ मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि मैं सरकार की आलोचना तो कर रहा हूं, पर यह नहीं बता रहा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मेरा यह कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य था लोगों के पास, सामान्य जन के पास ज़्यादा से ज़्यादा सही आधिकारिक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाया जाए, ताकि लोग इस बारे में सतर्क हो सकें और अपने लेवल पर ऐसे स्टेप्स ले सकें जिससे हम कोरोना के इस पेंडेमिक को नियंत्रित कर पाएँ। चूँकि मेरा जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उन लोगों से कोई संपर्क नहीं है, और इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम बनाकर उन्हें दे सकूं जिसे वे लागू करने के लिए सोच पाएँ और उसे लागू कर इस महामारी के नियंत्रण के बारे में उचित कदम उठा सकें। इसलिए मैंने अपने कार्यक्रम में मुख्यतया जो वैज्ञानिक बिंदु थे उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखा, और जहाँ जो गलतियाँ हो रही थी या जो संभावनाएं थी उनको मैंने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रकट किया। क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पान है वो इतना कम हो चुका है कि ज़्यादातर लोग इस पूरे एपिसोड को देख नहीं पाते और उन्हें पता नहीं लग पाता कि मैंने कब क्या क्या सुझाव दिए कोरोना के पेंडेमिक के नियंत्रण के लिए। मगर कोई बात नहीं, आज मैं इस बारे में कुछ बात करूंगा ताकि आप लोगों को यह न लगे कि मैं सिर्फ आलोचना कर रहा हूं और मेरे पास कोई ऐसे सार्थक सुझाव नहीं हैं जिससे कि इस पेंडेमिक के नियंत्रण के बारे में उचित कदम उठाए जा सकें। तो आज का यह कार्यक्रम उन संभावित कदमों की ओर इंगित करेगा जिसे उठाकर हम इस पेंडेमिक को रोकने के बारे में कुछ कर सकें। हालांकि अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब जो सिचुएशन भारत में क्रिएट हो रखी है उसे मैं एक मैस के अलावा कुछ नहीं कह सकता, और इतनी बिगड़ जाने के बाद परिस्थितियों को संभालना एक मुश्किल काम है। मगर फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐसे सुझाव पेश करूंगा जिनसे अभी भी कुछ हद तक हम इस बारे में कुछ सार्थक कदम उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वह सेट करनी पड़ेंगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो उसके लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे लिए संभावित खतरे क्या क्या हैं। पहला खतरा तो खुद अब जो कोरोना का पेंडेमिक है वो महामारी है और उसकी वजह से होने वाली बीमारी और मौतें हैं। उसके साथ ही साथ उस वजह से जो अन्य बीमारियां हैं उन मरीजों की सही देखभाल न हो पाने से उनकी मौतों की संख्या भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तीसरी चीज़ है इस महामारी की वजह से जो बेरोज़गारी और भूखमरी पैदा हुई है उस वजह से भूख से मरने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी तादाद में बढ़ने वाली है। तो यह तीन मुख्य विषय हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की महामारी के बारे में। चूँकि लॉकडाउन अब करीब वह ख़त्म किया जा चुका है और मेरी नज़र में वह उस लुंगी की तरफ है जिसे ऊपर से तो बहुत कस कर बांधा गया पर नीचे से पूरी तरह खुली है, और इस वजह से इस लॉकडाउन का कोई विशेष फ़ायदा हम नहीं उठा पाए। जो फ़ायदा हुआ वह सिर्फ इतना हुआ, जैसा कि मैं शुरू से कहता आया था, कि हमने इस महामारी को कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे धकेल दिया। उसके अतिरिक्त हम इस वक्त का कोई विशेष फ़ायदा नहीं उठा पाए। मैं नहीं जानता कि कितने तैयारियां जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको कितना बढ़ाया गया है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ निश्चय ही बढ़ी है,
और आज की तारीख में हम 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। मगर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना था वह कितना क्रिएट हुआ है वह अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। और क्योंकि किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी जो है वह आधिकारिक स्रोतों द्वारा नहीं दी जा रही, तो इसलिए कोई आधिकारिक सूचनाएं, सही सूचनाएं हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उस बारे में टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। तो पहली चीज़ है कि अब जब इतनी ढील लॉकडाउन में दी जा चुकी है तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में ढील का मतलब यह होगा कि संक्रमण की संख्या बढ़ेगी, और जब संक्रमण की संख्या बढ़ेगी तो निश्चय ही उसके साथ उससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ेगी। संक्रमण की संख्या जो बढ़नी है वह इस तरह होगा कि जो बड़े शहर हैं जहाँ पर अभी तक मुख्य केंद्र हैं इस संक्रमण के, वहाँ से वह छोटे शहरों और छोटे गांवों की तरफ फैलेगा। और यह फैलाव होगा जो लोग बड़े महानगरों से अब छोटे शहरों और गांवों की तरफ जा रहे हैं उनके द्वारा। तो वह जाने के 3 रूट्स हैं, हवाई, रेल द्वारा व बस द्वारा। सबसे पहले हवाई रूट की चर्चा करते हैं। और हवाई रूट में जो है संक्रमण के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो हवाई जहाज़ का केबिन होता है वह एक पूरी तरह से क्लोज केबिन होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है, और वह एक एरोसोल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें संक्रमण के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि सीडीसी ने अपने कल के गाइडलाइंस में कहा कि हवाई जहाज़ में एयर जिस तरह सर्कुलेट होती है और जिस तरह फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं उससे यह संभावना कम है। मगर यह बात थोड़ी समझ से परे है, और इस तरह की कई बातें विभिन्न जो संस्थाएं हैं वह करती रहती हैं और उसके बाद वे यू टर्न लेती हैं। क्योंकि हवाई जहाज़ में एक कंप्रेस्ड एयर कैबिन होता है, तो इसलिए जो उसमें यात्री बैठे हैं उनमें से अगर एक भी संक्रमित है तो उनमें जो बाकी सहयात्री हैं उनमें संक्रमण फैलने की संभावना काफ़ी अधिक है। और एक बार वह संक्रमित हो गए तो जैसा कि अभी आधिकारिक गाइडलाइंस जो भारत में हैं उसके अनुसार उनका क्वारंटाइन और टेस्टिंग भी वह जो गंतव्य एयरपोर्ट है उस पर उतरने के बाद नहीं करने वाले। तो यह एक श्योर शॉट चीज़ है कि उससे संक्रमण को आप और ज़्यादा फैलाने वाले हैं। दूसरी चीज़ है जो श्रमिक रेलें चल रही हैं और उनके द्वारा लाखों की संख्या में जो भारतवासी हैं वह बड़े महानगरों से छोटे गांवों और शहरों की तरफ जा रहे हैं। उनकी न तो पहले टेस्टिंग हो रही है और न ही वहां पहुंचने के बाद उनकी टेस्टिंग और क्वारंटाइन का कोई सिस्टम डेवलप किया गया है। और यह एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारी तादाद में संक्रमित लोग छोटे शहरों और गांवों में पहुंचकर वहां संक्रमण को फैलाने वाले हैं। दूसरी तरफ कोई भी तारतम्य सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में नहीं है। अच्छा तो यह होता कि एक 6 सप्ताह में प्रॉपर प्लान बनाकर मज़दूरों को एक प्लान के तहत उनके गांव तक पहुंचाया जाता, और हर गांव में अगर वह ट्रेन पहुंचने की सुविधा नहीं थी तो उन एक गांव के क्लस्टर के आसपास के बड़े स्टेशन तक उनको ट्रेन से छोड़कर और उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा बसों का प्रबंध वहां किया जाता, ताकि जो प्रवासी मज़दूर हैं उनको अपने अपने गांव में पहुंचाया जा सके। तो इस तरह परिवहन के साधनों का सही प्रयोग करते हुए अगर हम उपयुक्त इंतजाम करते तो यह संक्रमण के फैलने को हम कुछ हद तक रोक सकते थे। पर लगता है अब काफ़ी देर हो चुकी, और मुझे नहीं लगता कि जो
सत्ता में बैठे लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पर्याप्त दूरदृष्टि रख रहे हैं, न उनके पास कोई कार्यक्रम है, न स्ट्रेटेजी, और इसलिए आने वाले समय में मैं जो संक्रमण की संख्या है न केवल उनको बढ़ते हुए देखूंगा वरन मौतों की संख्या को भी। जैसा मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि 26 तारीख के बाद में भारत में मौतों की संख्या 200 के पार पहुंच जाएगी और जून के फर्स्ट वीक के बाद में 300 के पार। और जो कल के आंकड़े हैं वह बताते हैं कि भारत में कल जो पिछले 24 घंटे में मौतें हुई वह 190 तक पहुंच गई। सो आंकड़ा 200 के बहुत नज़दीक है। और जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है उससे सिवाय इसके कि यह संख्या और बढ़े मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि आज का समय अब समाप्त होने के करीब है, इसलिए जो बाकी विषय हैं उनके बारे में हम अपने अगले कार्यक्रमों में बात करेंगे। पर आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। इससे मुझे इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों के लिए और ज़्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।